हाय दोस्तों, माय नेम इज अभिमन्यु। और जैसा कि हम सब जानते हैं एनटीपीसी CBT 1 का आंसर किया आ चुका है। अब CBT 2 होना है। CBT 1 का रिजल्ट आएगा। सेफ मार्क्स क्या है, परसेंटाइल, रैंक, सब हम लोग डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, डिसाइड तो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है CBT 2 के प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी, कैसे क्या करना है। देखिए, जब मैं CBT 1 क्वालिफाई किया था ना, तो मैं कभी कोचिंग नहीं किया, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था रेलवे को लेके, कोई सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैं बहुत स्मार्टली अपने हिसाब से पढ़ाई किया, और मैं बस वही आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी लोग जिनके पास कोई बहुत सॉलिड गाइडेंस नहीं है पढ़ाई का, वो लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे इस वीडियो से। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को अंत तक देखने का, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, है ना। वैसे भी सिर्फ सिलेबस को देखने से कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि CBT 1 में सेफ मार्क्स क्या है ना। देखिए, ये 3 चीज़ों पे मतलब आपका डिपेंड करेगा। सबसे पहला चीज़ कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस शिफ्ट में एग्ज़ाम की वजह से आपका परसेंटाइल क्या बन रहा है। अच्छा, रैंक यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन किया हूँ ना कि एक दो ऐप है अभी, जैसे कि एक है रैंक मित्रा करके, एक है रैंक गुरुजी करके, ठीक है ना। तो उन सब में आप लोग अपना रैंक चेक किए ही होंगे, नहीं भी किए होंगे तो जाके देखिएगा। जिसका भी परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, 70 से 75 आ रहा है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, जनरल की, वो अपने आप को सेफ़ मान सकता है ना। और उससे कम वाले भी सेफ़ होंगे। इसका एक्चुअली बहुत तगड़ा एल्गोरिदम है, ठीक है ना। एनटीपीसी क्या करता है ना कि मान लीजिए कि 100 सीट है SM का, ठीक है, 100 सीट है आपका CCC TS का। तो ये जो 100 बच्चे के लिए 15 गुना लेगा, 1500 बच्चों को जो लेगा, ठीक है ना, 1500 बच्चों को जो लेगा, और फिर इनके लिए जो 1500 बच्चों को लेगा, क्योंकि 15 टाइम्स लेने वाला है, ये दोनों बच्चे अलग अलग होंगे। फिर हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगा, एकदम अलग अलग। मतलब लेवल 6 के लिए जितना पोस्ट है और लेवल 5 के लिए जितना पोस्ट है, सबके लिए ईच पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, और उसके बेस पे CBT 2 होगा। तो जब रिजल्ट आएगा तो आप समझेंगे कि जो बहुत लोअर मार्क्स वाले लोग भी हैं ना, जैसे कि जिनका मान लीजिए 60 मार्क्स आ रहा है, जिनका 62 आ रहा है, जिनका 58 आ रहा है और टफ शिफ्ट में है, उनका भी चांस बनेगा कि वो NTPC CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो पहले तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इस बार का CBT 1 आया कैसा था। मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने 3 साल का पेपर देखा है, 2015, 2019 और 2025, ठीक है। मैथ्स तीनों साल में इस साल का सबसे टफ आया है। टफ नहीं, बट हाँ, मैथ मतलब रेलवे के लेवल से टफ आया। रेलवे ऐसा मैथ्स नहीं पूछता था, कैलकुलेटिव बड़े बड़े मैथ्स CBT 1 में तो नहीं आते थे यार। तो यही रीज़न है कि मार्क्स इस बार सबका गिरा है, ठीक है ना। हम लोग के टाइम में मतलब पेपर CBT 1 तो काफ़ी ईजी आया था, मेरे खुद के 91 आए थे 100 में। तो ऐसा नहीं था कि मेरा प्रिपरेशन बहुत प्रो था, ठीक था, अच्छा था, प्रिपरेशन साउंड था, बट पेपर डुएबल था। इस बार का पेपर मैथ्स का तो ऐसा था कि आप 30 में 30 कर सकते हैं, बट वही बात है कि टाइम लगता। तो जिन लोगों का मैथ्स में 25-26 भी आया है, समझिए कि आपका अच्छा मार्क्स आया है, ख़राब नहीं आया है ना। रीजनिंग ठीक था। पजल्स देखा मैं, पजल जो था आपका थोड़ा बड़ा बड़ा था और 1 मार्क्स का था। ऐसा ही पूछता है रेलवे, कुछ नहीं कर सकते इसमें। CBT 2 में भी आप लोगों के साथ यही होने वाला है, इससे भी गंदा होने वाला है, ठीक है ना। बताऊंगा CBT 2 के बारे में मैंने, मतलब देखिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ लिख के रखा हूँ जो जो डिस्कस करना है आपके साथ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। रीजनिंग ठीक था, मतलब वही था। इसमें भी 25 से 30 मार्क्स के बीच में आप ला सकते थे, जिसका जैसा प्रैक्टिस, मतलब 26-27 तो आ ही जाएगा अगर बहुत अच्छा पकड़ हो तो। यार GK की बात करते हैं। GK मतलब सच बता रहा हूँ, मैं 2015 का पेपर देखा हूँ, CBT 1 की बात कर रहा हूँ, अभी CBT 2 पे जाऊँगा। 2019 का पेपर भी देखा हूँ, 2025 का पेपर भी देखा। ये तो एकदम ईजी था, मतलब ये भी ठीक था, डुएबल था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 40 मार्क्स का GK आता है और किसी का अच्छा प्रिपरेशन है तो 25 से 30 ला दे रहा था। लेकिन यार 2025 में मतलब क्या ही किया है। मतलब हिस्ट्री पढ़ा हूँ मैं, अभी ज्योग्राफी भी पढ़ा हूँ मैं, करंट अफेयर से उतने टच में नहीं हूँ मैं। क्वेश्चंस देख रहा था यार, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कुछ, करना क्या चाहे रेलवे।
तो जो भी है यार, जिसका मतलब समझिए कि आप मैथ्स रीजनिंग जीके मिला के रॉ जिसका 70 आ रहा है ना, रॉ की बात कर रहा हूँ भाई, आप लीजेंड हो इस पर। 70 नंबर लाना इस पेपर में आसान नहीं है। 60 एवरेज मार्क्स है और 70 सिलेक्शन वाला मार्क्स है, जो आपको CBT 100% क्वालिफाई करा देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि 60-65 वालों का चांस नहीं है, उनका भी साउंड चांस है, बट 70 तो मतलब, इसलिए मैं जब सेफ अटेम्प्ट बोला ना, तो 70 से 70 मार्क्स नहीं, 70 से 75 परसेंटाइल बोला, परसेंटाइल ना कि मार्क्स। परसेंटाइल अलग चीज़ होता है, मार्क्स अलग चीज़ होता है। आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक छोटे से वीडियो में समझा दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो यार चलिए कंपेयर करते हैं पहले कि 2015, 2019 और 2025 किसका लेवल क्या क्या था। देखिए, अगर मैथ्स की बात करें तो अगर इसमें मैथ्स का लेवल मैं 5 में रेटिंग दे रहा हूँ, 2 था। तो 2019 में मैथ्स का लेवल 3 था, और 2024-25 में मैथ्स का लेवल 4 से 4.5 तक था, मतलब अच्छा मैथ्स आया था। जीके तो इसमें एकदम इजी था, बिल्कुल इजी, इस टाइम पे भी इजी ही था, लेकिन यहाँ पे भैया मॉडरेट भी नहीं, टफ जीके आया था। और रीजनिंग इसमें इजी था, इसमें इजी ही था, और यहाँ पे मॉडरेट जीके रीजनिंग आया था। तो आप देखिए कि आपका मैथ्स भी टफ आ रहा है, जीके भी टफ आ रहा है, रीजनिंग भी मॉडरेट आ रहा है, तो कट ऑफ तो गिरेगा ना यार। इसलिए बोल रहा हूँ, जिसका भी 65 प्लस मार्क्स है और जिसका भी 70 से 75 परसेंटाइल आ रहा है, CBT 2 में लग जाओ। अच्छा देखो, ये जो हम लोग एनालिसिस किए ना, इसमें एक बहुत मज़ेदार बात को बताता हूँ मैं। ये देखिए, पेपर चाहे 2015 का हो, 2019 का हो, 2025 का हो, सिलेबस तीनों में इक्वली सेम था, कुछ फ़र्क नहीं है सिलेबस में। पर आप देखेंगे कि पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, मतलब लर्निंग क्या है हमारा, लर्निंग फ्रॉम द एनालिसिस क्या मिला कि भैया सिलेबस को मत पकड़ो, अब सिलेबस पकड़ोगे बैठे रह जाओगे, सिलेबस को छोड़ो, पेपर को पकड़ो। पेपर को पकड़ने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसी में वो चीज़ भी छिपा है जो मैं अपने टाइम में किया था, और बहुत अच्छे से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था CBT 2, बहुत कम मेहनत के साथ, ठीक है ना। एक्चुअली मेरा SI का रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आ गया था, मेरा दौड़ था UPSI का, और इसके साथ में मेरा लेवल 6 लेवल 5 का एग्ज़ाम था। तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था ज़्यादा, तो मैं बहुत स्मार्टली पढ़ा था ताकि मेरा दौड़ भी निकले, उधर भी सिलेक्शन हो, इधर भी सिलेक्शन हो, दोनों में सिलेक्शन भी हुआ। बट वही है कि यार जॉब तो कोई एक ही कर सकते थे ठीक है। फिर मैं क्या किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मैं शुरू में ही आपको बोला मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था रेलवे में कि कोई समझाए कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो मैं जो किया अपने हिसाब से किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करके देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं कोई कोचिंग नहीं किया, ना CBT 1 के लिए, ना CBT 2 के लिए, ना किसी एग्ज़ाम के लिए मैं कभी कोचिंग लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो नहीं लेने का रीज़न था कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल था, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो सब कुछ है करने के लिए यूट्यूब पे। दूसरा चीज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको। अब आप बोलेंगे क्या प्रैक्टिस करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। मैथ्स, रीजनिंग, जीके पे बाद में आऊँगा, चलिए जीके पे भी आ ही जाता हूँ। सबसे पहले मैथ्स देखते हैं। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है, देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा खोजने में इस बुक को, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बुक है, फ़ोटो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, जो भी होगा। यूथ पब्लिकेशन का एक मैथ्स का बुक आता है, YCT का, ठीक है ना, YCT का मैथ्स का बुक आता है। इसके बुक के हर सवाल को बना जाइए। मैं बता रहा हूँ, आपका 35 का आना है ना, 35 का मैथ्स, 35 का रीजनिंग और 50 का जीके। मैं बोल रहा हूँ 35 में 35 आपका आएगा, गारंटी 35 में 35 आएगा। सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करना है, YCT का ही बुक सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का है YCT रेलवे, मतलब यूथ कॉम्पिटिटिव T से कुछ होगा पता नहीं, जो भी है। इसका प्रीवियस ईयर मैथ्स का बुक आता है रेलवे का, 16,000 प्लस क्वेश्चन है कुछ, 16,000। और इसका रीजनिंग का भी सॉल्व करिए। मैं यार लास्ट टाइम में काम किया था, बहुत फ़ायदा हुआ था। और जीके के लिए ना मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं जीके का आपको अच्छे से बताऊंगा जीके कैसे करना है। चलिए पहले जीके के लिए डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ बताता हूँ। देखिए जीके के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे गेम चेंजर यही है। आप कहीं से कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जीके आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। जैसे रेलवे पूछ रहा है अभी, किसी का रेंज ही नहीं है वो कि वहाँ तक जीके को पढ़ाए,
तो फिर जीके का तैयारी करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है। आई थिंक 47 शिफ्ट्स हुए हैं या 48 जो भी हुआ है, 47 शिफ्ट या 48 शिफ्ट जो भी हुआ है, इसमें ना टॉप ट्रेंडिंग जीके का ना एक पीडीएफ आया हुआ है जो कि सिर्फ जीके के क्वेश्चंस को कवर किया है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। आप मेरे को अगर आपको देखिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता था लेकिन मैं नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, वो उनका मेहनत है, मैं अपने चैनल पे नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरे पास पर्सनली है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर आपको अपना टेलीग्राम आईडी दे दूंगा मैं, जो मेरा पर्सनल आईडी है ना कि जो मेरा ग्रुप का है, मैं उसके थ्रू आपको भेज दूंगा। आप मेरे को एक बार इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा ऐसे भी ढूंढेंगे तो। 47 शिफ्ट का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीके का, करंट अफेयर का, सब कुछ टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, करंट अफेयर अलग, स्ट्रैटेजी के अलग। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को पकड़ना है। मान लीजिए हिस्ट्री को पकड़ना है, देखना है किस टॉपिक से सवाल किया गया है और किस टाइप का सवाल किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस टॉपिक और उस टाइप को मास्टरी करना है, उस पर उसका अपना नोट्स बनाना है। मैं बता रहा हूँ, आपका CBT 2 में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का। सेम आपको ज्योग्राफी के साथ करना है, देखना है क्या क्या टॉपिक टच किया है, क्योंकि बहुत अंदर अंदर का टॉपिक टच किया है। आपको उन सब टॉपिक्स को ही तैयार करना है, दूसरे टॉपिक्स को तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे पहले था कि लोग स्पीडी लूसेंट सब पढ़ के जाते थे, बट मैं बोल रहा हूँ सब वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। करंट अफेयर में देखिए क्या क्या टॉपिक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, किन इवेंट्स को फोकस किया जा रहा है, किस स्पोर्ट्स को फोकस किया जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको अभी का जो करंट है उसको प्रिपेयर करना है। मैं बता रहा हूँ, जीके में आप मतलब धुआं उड़ा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा चीज़ प्रैक्टिस का बात कर लिए कैसे क्या करना है। तीसरा चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। एक बात आप दिमाग में लगे चलिए कि 90% जो रिजल्ट होगा ना, 90% रिजल्ट वो CBT 2 का मैथ्स और रीजनिंग बनाएगा, जीके नहीं। पहला बात तो ये कि मैथ्स और रीजनिंग CBT 2 का और टफ आएगा। फॉर एग्जांपल, अब जाकर के लास्ट ईयर 2022 में जो मेंस हुआ था ना, अब उसका कोई मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करिएगा, आपको आपके CBT 1 का मैथ्स रीजनिंग एकदम हलवा लगेगा, ईजी लगेगा, उसका इस लेवल का मैथ्स रीजनिंग आया हुआ था। तो आपके टाइम में भी ये होने वाला है, ठीक है ना। तो मैथ्स रीजनिंग पर अगर आपका अच्छा कमांड रहेगा तो आपका रिजल्ट यही बना देगा। ये अकेले 70 नंबर का आता है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जीके पढ़ लेंगे ना, जिसका 90 प्लस होगा स्कोर, 85 प्लस होगा स्कोर, उसका रिजल्ट आ जाएगा 120 में, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग एकदम मतलब की रोल प्ले करेगा आपका, इसलिए मैथ्स रीजनिंग से इंपॉर्टेंट जीके नहीं है। भले वो 50 मार्क्स का आ रहा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देगा। उसके क्वेश्चन वैसे होंगे जो किसी को नहीं आता होगा, लेकिन जिनका भी मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा वो रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे, है ना। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, एग्ज़ाम में इंसान पैनिक करता है, ये रियलिटी है। रेलवे का आदत है तैयारी करने का, इजी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी तक जो आते थे। तो आप एग्ज़ाम में जाकर पैनिक करोगे जब पेपर देखोगे कि इतना लेंदी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट किसका लगाएं, देखिए मैं अपने टाइम में बता रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक का लगाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसी का सब्सक्रिप्शन ही तो सबसे सस्ता वही आता था मेरे टाइम में। तो उसका पेपर मतलब बहुत काम का तो होता है, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी किसी का भी अगर आप देते होंगे ग्रेडअप वगैरह का किसी का, तो देख लीजिएगा, बट मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि टेक्स्ट बुक लगाइएगा। टेक्स्ट बुक का मैथ्स का बहुत अच्छा पेपर होता है, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी, मतलब रेलवे के लिए बेहतरीन है टेक्स्ट बुक। इसके बाद बुक्स, क्या क्या किताबें पढ़नी है आपको, तो मैं आपको बुक बता ही दिया। मैथ्स के लिए YCT, रीजनिंग के लिए भी YCT, और जीके के लिए स्टैटिक जीके जो होगा ना, वो आप यूनिक से करिएगा, यूनिक से। और आपको एक काम और करना है, लूसेंट का ना मिसलिनियस सेक्शन पढ़ लेना है अच्छे से। ये दो चीज़ आपको करना है। इस जीके पूरा मतलब यूनिक का शुरू का 25-26 पेज कुछ है, वो यूनिक कर लेना है, और लूसेंट के पीछे मिसलिनियस दिया हुआ है, इसको कर लेना है। ये आपको मस्ट डू है, ये करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्स, पढ़ाई का अदर सोर्स क्या क्या है। अगर आपको कहीं से भी छोटा छोटा क्विज मिलता है, लाइव टेस्ट मिलता है, वो सब लगाइए। इससे ना रिदम बना रहेगा। अच्छा मार्क्स आएगा तो इंकरेज होंगे, और ख़राब मार्क्स आएगा तो इम्प्रूव करने का स्कोप आपको समझ में आएगा कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ये सब आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप कनेक्ट हो जाइए। देखिए बात ये है कि यूट्यूब पे बहुत भीड़ है, सही गाइडेंस आपको कम मिलेगा। यहाँ पे लोग व्यू पता नहीं लाइक सब्सक्राइब के लिए ना ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। मैं तो बहुत नया हूँ, ये मेरा सिर्फ दूसरा वीडियो है, और मेरा बस एक ही एम है यार, कुछ नहीं, सिंपल से एक एम है मेरा। बता रहा हूँ मेरा एम क्या है, लिखा था क्या मैं, हाँ देखिए लिखा था, टू कीप यू ऑन राइट ट्रैक, राइट पाथ।
आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं किसी भी हाल में। आपको किसी के अर्निंग का सोर्स नहीं बनना है कि मतलब आप किसी का व्यूअरशिप आपको नहीं बढ़ाना है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। आपको देखना है कि आपका किस चीज़ में फ़ायदा है। और मैं तो यार बहुत नया हूँ, है ना, तो देख लीजिए। इसके बाद आपका अगला है होना चाहिए कि नो प्लान बी। नो प्लान बी का मतलब क्या है कि यार एनटीपीसी नहीं होगा तो ग्रुप डी में ले लेंगे, टेक्नीशियन ले लेंगे, एलपी में ले लेंगे, यार जेई में हो जाएगा, इधर उधर कुछ नहीं। अगर आपको एनटीपीसी निकालना है, रेलवे का मौज लेना है, तो आपके पास कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट जॉब कर लेंगे, एसएससी निकाल लेंगे। 10 डिस्ट्रैक्शंस आएगा दिमाग में। अगर आप ये सोचेंगे तो बात मानिए, वो इंसान जिसको इसका ज़रूरत है वो ये पोस्ट ले जाएगा और आप अपने प्लान बी में ही रह जाएंगे। इसलिए कोई प्लान बी नहीं, सिर्फ प्लान ए। आने वाले एनटीपीसी सीबी 2 तक के लिए कोई भी बेकार का दोस्ती मत रखिए। दोस्त सब अच्छे होते हैं, कोई दोस्त बेकार नहीं होता है, मैं जानता हूँ, बट कहने का मतलब है कि जो आपको आपके पाथ से भटकाएगा उसके साथ रह के आपका सिर्फ लॉस होना है अभी के लिए। एक बार जॉब ले लीजिए, जीवन भर दोस्ती निभाइए, कोई रोकने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, वो लड़के जो आपके साथ तैयारी करते हैं उनसे पूरा दोस्ती रखिए, क्योंकि एक दूसरे का मदद होता है उससे। और ग्रुप स्टडी, अगर सच में प्रोडक्टिव ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, तो ग्रुप स्टडी का अपना अलग मज़ा है। ठीक है ना, पढ़ाई पढ़ाई लगता नहीं है, मज़े मज़े में पूरा तैयारी हो जाता है। मैं अपना प्रिपरेशन, एक मेरे दोस्त था, हम और वो एक साथ तैयारी किए और दोनों एक साथ जॉब निकाले और दोनों एक साथ एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं अभी। तो अच्छा ग्रुप हो तो मज़ा आता है। बेकार के दोस्ती से थोड़ा दूर रहिए, है ना। डिस्ट्रैक्शन मतलब लड़की वड़की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स, एकदम दूर रहिए इन सब चीज़ों से। बात मानिए, बहुत मुश्किल है, समझ रहा हूँ, मतलब अपने आप में आज के समय में संत वही है जो इन सब चीज़ों से दूर है। पहाड़ जंगल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बट ये आपको करना होगा क्योंकि आपका टाइम किल करता है और वक्त से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन के लिए आप इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, ठीक है ना। मोटिवेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोटिवेशन क्या है, आपके माँ के आँख में जो एक उम्मीद है आपके जॉब के लिए, मोटिवेशन वो है। आपके पापा जो भी काम करते हों, ठीक है ना, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भी काम करते हों, उनका एक शौक़ होगा कि उनका बेटा, मतलब देखो यार, होता ही है ना कि सरकारी जॉब का तैयारी वही करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते हैं ज़्यादातर, और उनका घर उन पर आश्रित होता है, उसके घर का फ्यूचर उन पर आश्रित होता है, उनकी छोटी बहनों का शादी, माँ का इलाज, बहुत कुछ होता है यार, ठीक है ना। और भाई आप एक नौकरी नहीं लोगे, आप सोसाइटी में अपना एक जगह बनाओ। मोटिवेशन अंदर से आता है जब आप ये सब बात सोचोगे। तो यूट्यूब के वीडियो देखने से कोई मोटिवेशन नहीं आता है ना। मोटिवेशन आपके हालात से आता है कि आपको अपने हालातों को कैसे ठीक करना है, आपको अपने फैमिली के स्टैंडर्ड को कैसे ठीक करना है, आपको घर लेना है, आपको अपना किराए का ही रूम बदलना है, किसी का उधारी है उसको चुकाना है, माँ बाप का जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है। तो मोटिवेशन वहाँ से लाइए, ये यूट्यूब फर्जी मोटिवेशन करने मत रहिए, है ना। एग्ज़ाम के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि आपका निकलेगा। देखिए, आधा लोग वहीं फेल हो जाते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, निकलेगा नहीं निकलेगा, कंपटीशन है, ये है वो है। बेकार के बातों में नहीं आना है भाई, बिल्कुल भी नहीं आना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सबका नौकरी होता है। मेरे को तो एक सीट चाहिए, मेरा भी नौकरी होगा, यकीन मानो नौकरी हो जाएगा। मेहनत, पॉजिटिव एटीट्यूड, बस यही आपको 95% लोगों से आगे लेके चला जाएगा, है ना। सबसे बड़ा चीज़, हो सकता है आप पढ़ने में बहुत तेज़ हों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जॉब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में नॉर्मल भी हैं, तेज़ हैं तो और अच्छी बात है, नॉर्मल भी है, अगर आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट हैं, आपकी कंसिस्टेंसी हाई है, तो अभी के वक्त में इंटेलिजेंट लोगों को कोई नहीं पूछता है। जो कंसिस्टेंट होते हैं वही बाजी मारते हैं। पापा अगर आप इंटेलिजेंट हैं, गुड फॉर यू, कोशिश करिए कंसिस्टेंट होने का। आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, एक मेरे जैसे लड़के हैं, एवरेज लड़के हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिए, सारे तेज लोगों को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि मैथ्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टकट्स कर लेते हैं भाई। जब पेपर देखोगे ना, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। एग्ज़ाम में टिक 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 टाइम चलते रहता है, वहाँ शॉर्टकट दिमाग में नहीं आता है, वहाँ वही दिमाग में आता है जो आप पढ़े हो, जिस पे आपका कमांड है, जिस मेथड से आप प्रैक्टिस किए हुए हो। तो कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। कोशिश करो कि कनेक्टेड रहो मेरे से,
क्योंकि धीरे धीरे मैं कुछ कुछ वीडियो लाऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मेरा चैनल का नाम सफ़र रखा है इसीलिए, क्योंकि ये एक जर्नी है यार, आप जो भी तय कर रहे हो ना, ये एक सफ़र है, ये एक जर्नी है, और ये बहुत खूबसूरत जर्नी है। अगर आपका जॉब हो जाता है ना, तो इसको खूबसूरत ही बनाना है। दूसरे नेगेटिव एक्सपेक्ट की तरफ हमें जाना ही नहीं है कि जॉब नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो अपने सफ़र को खूबसूरत बनाइए, मिलकर इस सफ़र को तय करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि वो लोग भी देखें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों से झलिए मत कि उनको बताएंगे नहीं, ये वो साथ रहेंगे, पढ़ेंगे। 4 दोस्त हैं अगर आप, तो कोशिश करिए चारों जॉब लीजिए। 4 सीट कोई ना कोई तो लेगा ना, तो आप 4 दोस्त क्यों नहीं लेंगे? अपने माइंडसेट को हमेशा ऐसे रखिए, तो इससे जितना आप देंगे ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। हमेशा याद रखिए, पढ़ाई लिखाई ऐसा ही चीज़ है। आपको कुछ आता है तो अपने 4 दोस्तों को बताइए कि मेरे को ये टॉपिक ऐसे बनाने आता है, ये मैथ्स का सवाल मैं ऐसे बना सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका कमांड उस पर बहुत अच्छा होगा। जिसको सीखना होगा वो कहीं से भी सीख लेगा, जो आपका दोस्त होगा। और जिसको नहीं सीखना होगा, आप कितना ही बता दीजिए, उसको नहीं आने वाला है। लेकिन आपके बताने से आपका कमांड अच्छा होता है ना। तो अपने दोस्तों का हमेशा हेल्प करिए, हमेशा, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है यार, इतना ही है। अच्छे से पढ़िए। कोई भी आपको ज़रूरत हो, डाउट लगे, हेजिटेशन मत करिएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपना अबाउट में दे रखा हूँ, है ना। ऐसा तो टाइम बहुत कम मिलता है जॉब में, बहुत ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बनाने वाला, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं वक्त वक्त पे आके आपको बताता रहूँगा। और हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन करिए। उम्मीद है कि आपके जीवन में भी अच्छा दिन बहुत जल्दी आए। थैंक यू।